ये वीडियो मेरी पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की एक सीरीज है। उस सीरीज का एपिसोड नंबर 24 है। इसके लास्ट एपिसोड में उन्होंने बात की कि कैसे बैटल ऑफ मॉस्को में जर्मनी का जो एडवांस था सोवियत यूनियन के अगेंस्ट ऑपरेशन बारबरोसा के अंतर्गत, वो लास्ट में आके मॉस्को की गेट्स पे आके वो धाराशायी हो गया और यहां से फिर वापस काउंटर अटैक करना शुरू किया था यूएसएसआर ने। तो बट ये सारी जब हम बात करते हैं तो ये सारी बातें यूरोप के बारे में हो रही हैं। अभी तक के 24 एपिसोड्स में मेरे ज्यादातर एपिसोड्स, ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स उसी पर रहे हैं, यूरोप के ऊपर। बट इसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं, वर्ल्ड वॉर 2। इसको विश्व युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ यूरोप नहीं, पूरा विश्व इन्वॉल्व था। बट अभी तक हमने सिर्फ यूरोप की बात की, तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि यूरोप के अलावा यानी पैसिफिक थिएटर में क्या हो रहा था। जैसे पूरे यूरोप में जर्मनी मेन प्लेयर था, उसने सारे कंट्रीज, आसपास की कंट्रीज पे कब्जा करना शुरू किया था, वैसे ही पैसिफिक रीजन में वो कंट्री था जापान। जापान 1930 से ही कुछ कुछ हरकतें ऐसी करने लग गया था जिससे बाकी यूरोपियन नेशंस परेशान हो रहे थे और अमेरिका बहुत परेशान हो रहा था। बट साल 1941 में जापान ने एक ऐसा इंसिडेंट किया, एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से अमेरिका और इसी की वजह से पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गई। और वो इंसिडेंट था पर्ल हार्बर। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि पर्ल हार्बर का इंसिडेंट दरअसल हुआ क्यों, उसके पहले क्या हो रहा था और क्यों फाइनली जापान ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया। कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत के साथ। उसके पहले जापान एक बहुत ही आइसोलेशनिस्ट, यानी दुनिया से बहुत लेना देना नहीं था, अलग कंट्री था। और ये उनके लिए आसान भी था क्योंकि वो एक आइलैंड कंट्री है। अगर आप मैप में देखेंगे तो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो इसके लिए उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। बट कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से फाइनली जापान को भी वर्ल्ड मैप पे आना पड़ा। इन सारी चीजों के बारे में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री क्यों हुई जापान की, इस सब के बारे में मैंने एपिसोड 3 में बात की है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अगर 1900s के शुरुआत की बात करें तो जापान धीरे धीरे पावरफुल हो रहा था और वो जान रहे थे कि जितने भी यूरोप के बड़े बड़े सुपर पावर्स हैं, चाहे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन सारे कंट्रीज के पास कॉलोनीज हैं दुनिया भर में। कोई कोई देशों के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है और वहां से उनको बहुत रॉ मटेरियल मिलता है और बेसिकली इकोनॉमी पावरफुल होती है और इस वजह से देश पावरफुल होता है। ये चीज जापान ने भी करने का डिसाइड किया कि हम भी एक जापानीज एम्पायर बनाएंगे और अपने देश को मतलब एक एम्पायर बना के बड़ा कर देंगे उसको। तो इसी के अंतर्गत उन्होंने धीरे धीरे अपने आसपास के देशों के ऊपर अटैक करना शुरू किया। 1894-95 के बीच में उनकी चाइना के साथ एक लड़ाई हुई थी जिसमें जापान की जीत हुई थी। उसके बाद उनकी रशिया के साथ लड़ाई हुई थी 1904 और 1905 के बीच में, इसमें भी जापान की जीत हुई थी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जापानीज एलाइज की साइड पे थे और ऑब्वियसली एलाइज जीते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वहां पे भी जापान की जीत हुई। तो ये सक्सेसिव जीतें जो हो रही थी जापान की, इसकी वजह से उनका ये जो उनकी भावना थी कि हम अपने कंट्री को बड़ा बनाएंगे, एम्पायर को विशाल करेंगे और बाकी कंट्रीज पे अटैक करेंगे, ये जो भावना थी वो और दृढ़ हो रही थी और मजबूत हो रही थी। तो इसीलिए उन्होंने बहुत मिलिटराइजेशन पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत खर्चा किया कि अपनी इकोनॉमी इस तरह से बिल्ड करेंगे कि हमारी मिलिट्री बहुत ताकतवर हो। जापान की सोच थी कि जैसे यूरोप में ब्रिटेन और जर्मनी इतनी सुपर पावर बन गए हैं, वैसे ही हमको भी अगर करना है तो हमको बाकी देशों पे अटैक करना होगा और उनके रॉ मटेरियल्स लेने होंगे। परंतु जापानीज ये बात जानते थे कि उनका जो आइलैंड है वो बहुत छोटा है साइज में और वो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना ऑयल नहीं है, इतना रॉ मटेरियल नहीं है कि वो इतने जाके देशों पे अटैक कर सके और जीत पाए। अब जैसे यूरोप में जर्मनी की नजर में था सोवियत यूनियन, इतना विशाल देश, इतना विशाल एरिया, तो हिटलर को लगता था कि अगर मैंने सोवियत यूनियन पे कब्जा कर लिया तो पूरा यूरोप मेरे हाथ में होगा। वैसे ही जापान की नजर में था चाइना। अगर आप मैप पे नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि जापान खुद कितना छोटा कंट्री था उस समय, बट चाइना इतना विशाल कंट्री था। बट फिर भी जापान ने सोचा हुआ था कि हम चाइना पे अटैक करेंगे और इसी वजह से 1931 में चाइना का जो मंचूरिया प्रोविंस था उसके ऊपर हमला कर दिया जापान ने। और ये जब मंचूरिया का इन्वेजन हो गया तो उसके बाद ऑब्वियसली लीग ऑफ नेशंस था उस समय, तो आपको पता ही होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो आगे फ्यूचर में कोई लड़ाई ना हो, उन लड़ाइयों को प्रिवेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसको लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। तो लीग ऑफ नेशंस में जब ये बात उठी कि भाई इन्होंने तो चाइना को इन्वेड कर दिया और मंचूरिया पे अटैक कर दिया इन लोगों ने, तो जापान के खिलाफ जब एक पूरा वो जब समिति बैठी और उन्होंने बोला कि जापान गलत कर रहा है, जापान को वहां से निकलना चाहिए, तो जो जापान के रिप्रेजेंटेटिव्स थे लीग ऑफ नेशंस में, उन्होंने कहा कि यही चीज यानी अपने दूसरे देशों पे हमला करना और उनके रिसोर्सेस को अपने पास कर लेना, ये चीज तो यूरोप में भी हो रही है, ब्रिटेन ने भी ये चीज की है, जर्मनी ने भी ये चीज की है, तो
उन लोग को आप कुछ नहीं कह रहे, हमको आप कैसे कह सकते हो, ये बोल के जापान के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहां पे, वो लोग ये बोल के आ गए। इसका वीडियो भी है कि कैसे वो अपनी बात बोल के वहां से निकल गए और इसी के साथ उन्होंने लीग ऑफ नेशंस के साथ अपना नाता ही तोड़ लिया, मतलब इस्तीफा दे दिया कि हमको कोई लेने देना ही नहीं है लीग ऑफ नेशंस से। इस वजह से भी लीग ऑफ नेशंस की कोई वैल्यू नहीं रह रही थी, क्योंकि सारी कंट्रीज तो छोड़ के जा रही थी इसको। जब 1931 के इन्वेजन में इसको सक्सेस मिली जापान को, और उन्होंने देखा कि बाकी किसी कंट्री ने कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है, बस उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, तो जापान ने 1937 में फिर से एक मार्को पोलो इंसिडेंट हुआ जापान और चाइना के बीच में, और ये एक प्रॉपर साइनो जापानीज वॉर बन गया। मतलब दोनों कंट्रीज प्रॉपर वॉर पे उतर गई और अब ऐसा लगने लगा कि जापान जो है चाइना को एक्चुअली हरा देगा। 1937 के शुरुआत में जब लड़ाई शुरू हुई थी तो बहुत एक के बाद एक जीत मिल रही थी जापान को, और जब 1937 के जुलाई में जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि अब ये पूरा विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। और इसीलिए कहते भी हैं कि 1937 से काउंट करना चाहिए सेकंड वर्ल्ड वॉर को, 1939 से काउंट नहीं करना चाहिए। बट जो भी हो, जब 1937 में लड़ाई शुरू हुई तो उसके कुछ महीनों में जापान ने बहुत तेजी से अपना जो रीच है, अपनी ताकत को बढ़ाया चाइना के अंदर। और दिसंबर के महीने में आके जापानीज फोर्सेस ने नानकिंग, जो चाइना में एक जगह थी, उसको ऑक्यूपाई कर लिया और वहां पे सिविलियंस के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, बहुत एट्रोसिटीज की गई उनके ऊपर। और ये जो हरकत थी ये पूरे दुनिया के सामने आई और सारे देश ये देख के बहुत दुखी हुए और बहुत वो हैरान हुए कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जो भी है, इस इंसिडेंट की वजह से जापान के खिलाफ बहुत बैकलैश आया और अब सारी कंट्रीज उतर गई कि हमको जापान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। ये जितनी भी कंट्रीज थी जो जापान की इन हरकतों से बहुत गुस्सा हो रही थी, उन सारी कंट्रीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री थी वो थी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप एक वर्ल्ड का मैप देखते हो एकदम फ्लैट, ठीक है, चपटा मैप देखते हो, तो उसमें आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जापान है छोटा सा और इतने दूर है अमेरिका, तो इन लोगों के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है। बट अगर इसी मैप को आप गोल कर लो, क्योंकि अर्थ गोल है, तो ग्लोब में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जापान है यहाँ पे, बीच में बड़ा सा पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, और उसके बिल्कुल अक्रॉस है अमेरिका। अमेरिका बहुत परेशान हो रहा था ये देख के कि ये पूरे पैसिफिक के रीजन में जापान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। उसके ऊपर से नानकिंग का हत्याकांड भी हो गया था। ये नानकिंग मैसेकर या हत्याकांड एक बहुत ही सीरियस, बहुत सेंसिटिव इशू है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में बता नहीं पाऊंगा, बट आप जाके इंटरनेट पे पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कितना भयानक था ये पूरा इंसिडेंट। ये 6 हफ्ते तो क्या हत्याकांड चला था और इसी की वजह से पूरी दुनिया भर के जितने भी सुपर पावर्स हैं वो एक अलग तरह से जापान को देखने लग गए थे। अब यहाँ पे अमेरिका एक बहुत बड़ा देश था, एक सुपर पावर था, पर उनके लिए एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका की एक पॉलिसी थी टोटल आइसोलेशन की, यानी न्यूट्रलिटी। उन्होंने ये चीज कही हुई थी कि वो कुछ भी हो जाए यूरोप में, दुनिया भर में कहीं पे भी हो, हम किसी दूसरे के लड़ाई में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब वो इन्वॉल्व हुए थे यूरोप की लड़ाई में, तो उनकी जितने भी सोल्जर्स की जाने गई थी, जितना नुकसान हुआ था, इसकी वजह से अमेरिकन जनता में बहुत गुस्सा था कि क्यों हम यूरोप में जाके लड़ाई कर रहे हैं। तो इस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तो ये लोग डिसाइडेड थे कि भाई हम लोग अमेरिका को नहीं उतारेंगे लड़ाई में। जो प्रेसिडेंट था उस समय अमेरिका का, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो था इस मत का कि हमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा यूरोप की लड़ाई में, क्योंकि उसको लग रहा था कि यूरोप की जो लड़ाई है वो अमेरिका का भी फ्यूचर डिसाइड करेगी। बट अब प्रेसिडेंट तो चाहते लड़ाई में इन्वॉल्व होना, बट लोग जो है वो चाहते नहीं थे। तो ये जो बीच का जो मसला था, इसको सुलझाने के लिए इन्होंने क्या रास्ता निकाला, प्रेसिडेंट ने क्या किया कि उसने एक 1939 में एक न्यूट्रलिटी एक्ट पास किया। तो इस न्यूट्रलिटी एक्ट के अंतर्गत रूजवेल्ट ने क्या किया था कि हम इन यूरोप के इन देशों को मदद करेंगे कैश एंड कैरी के अंतर्गत। माने आप हमसे वेपन्स खरीदने हैं तो हमको पैसे दो, और जितने वेपन्स हैं जो आपने हमसे खरीदे हैं वो खुद ही अपनी शिप्स में आके हमारे पास से लेके जाओ। तो कैश दो और फिर उसको कैरी भी करो। तो ये एक पॉलिसी बन गई थी। बट इसके बाद फिर जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उसने बताया रूजवेल्ट को, भाई हम लोग के पास पैसा खत्म हो रहा है, हम कैश ऑन कैरी नहीं कर पाएंगे। तो उनकी और मदद करने के लिए इन्होंने क्या किया, रूजवेल्ट ने, उसने कहा कि ठीक है, हम लेंड एंड लीज एक्ट पास करते हैं। माने अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर भी आपकी मदद करने के लिए हम आपको फूड देंगे, आपको वेपन्स देंगे, आपको रॉ मटेरियल देंगे, उसके बदले में आप हमको काइंड में मदद करो या हमारी कोई सर्विस कर दो हमारे लिए कोई, या फिर हमारे लिए किसी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट कर दो हमारे लिए, और ये चीज
हमारे लिए सही है कि नहीं ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। तो लैंड और लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत बहुत हेल्प की यूएस ने, ब्रिटेन की, और फिर उसके बाद यूएसएसआर की भी हेल्प की, और उसके बाद चाइना की भी हेल्प की जापान के अगेंस्ट। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो अमेरिका किसी भी कंट्री के साथ लड़ाई नहीं कर रहा था, वो इन्वॉल्व नहीं हुए थे, बट ऑब्वियसली ये पता चल रहा था कि ये किसकी हेल्प कर रहे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर और चाइना। तो ये पता चल रहा था कि ये एलाइज की साइड पे हैं, और जापान को ये बात बहुत खटक रही थी। उसका भी रीजन ये है कि जापान के साथ बहुत बड़ी दुविधा ये थी कि उनके पास अपना ऑयल नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक छोटा कंट्री था और उनके पास बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज थे। आप ये मानिए कि उनका जो जितना पूरा देश में ऑयल था जापान के पास, उसमें से 94% ऑयल वो बाहर के देश से मंगवाते थे। 94%, देखिए, और उस 94% का 80%, 80% ऑफ दैट ऑयल वॉज बीइंग परचेज फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा डिपेंडेंस था जापान का। जापान को जरूरत थी अमेरिका के ऑयल की, अगर उनको चाइना के ऊपर जो अपना अटैक है वो बरकरार रखना है और पैसिफिक में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो उनको अमेरिका की जरूरत थी, अमेरिका के ऑयल की जरूरत थी। ये जो ऑयल का प्रॉब्लम था जापान के सामने, इसको सॉल्व करने के लिए जापान के पास दो रास्ते थे। पहली जो स्ट्रैटेजी थी, जो पॉलिसी थी, उसका नाम था स्ट्राइक नॉर्थ। इस प्लान के अंतर्गत जापान का ये इरादा था कि जो नॉर्दर्न साइड पे जो कंट्रीज हैं, मंगोलिया, साइबेरिया और चाइना का जो ऊपर वाला हिस्सा था, वहां पे जो ऑयल रिच एरियाज हैं उनको हम कैप्चर कर लेंगे, तो वहां से ऑयल मिलता रहेगा और हम अपना ये जो चाइना में जो स्ट्रगल है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और इसी के लिए 1930s के मिड तक आते आते जो स्ट्राइक नॉर्थ की जो स्ट्रेटेजी थी वो फुल फोर्स पे काम कर रही थी। वो ऑलरेडी मंचूरियन पे अटैक कर ही चुके थे, और वो भी उनके ये इसी स्ट्राइक नॉर्थ की पॉलिसी का एक हिस्सा था कि मंचूरिया पे अटैक करना। इस पूरी स्ट्रेटेजी को कंप्लीट होने के लिए और टोटल विक्ट्री हासिल करने के लिए जरूरी था कि मंगोलिया, साइबेरिया का हिस्सा भी जापान के कंट्रोल में आए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। साल 1939 में जापान और सोवियत यूनियन की फोर्सेस की भिड़ंत हुई। इसको बोलते हैं द बैटल ऑफ खालकिन गोल। ये 1939 में हुआ था, और इस लड़ाई में टोटल सोवियत और मंगोलियन फोर्सेस की जीत हुई। यहां पे जापान को मुंह की खानी पड़ी, और वो अब समझ गए कि भाई नॉर्थ हिस्से में जो हमारी स्ट्राइक नॉर्थ की पॉलिसी थी, जो इंपीरियल जापानीज आर्मी जिसको लीड कर रही थी, वो तो भाई सक्सेसफुल नहीं हो रही है, हमको यहां से अब ऑयल नहीं मिल पाएगा। जापान ने देखा कि नॉर्थ वाला काम तो बना नहीं, तो चलिए अब साउथ की तरफ देखते हैं। इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत जापान का ये प्लान था कि जो सदर्न हिस्से हैं उससे, यानी कि ब्रिटिश मलया यानी मलेशिया और सिंगापुर, और उसके अलावा डच ईस्ट इंडीज का जो हिस्सा है, वहां पे जितने भी ऑयल के रिसोर्सेज हैं और रबर है वहां पे, उनको कैप्चर करके हम अपनी वॉर इंडस्ट्री में डालेंगे और अपनी जो लड़ाई है वो कंटिन्यू करेंगे। ये जो स्ट्राइक साउथ की जो स्ट्रेटेजी थी, इसको लीड करने वाली थी जापान की नेवी। तो उन्होंने जब शुरू किया अपना अटैक करना, तो उन्होंने एक्चुअली जो नॉर्दर्न रीजन है फ्रेंच इंडो चाइना का, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। अमेरिका ने फिर देखा कि ये फिर साउथ में मूव कर रहे हैं और वहां पे बाकी कंट्रीज में अटैक कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके बाद जापान ने क्या किया कि ट्राइपार्टाइट एक्ट जो था, जिसमें जर्मनी और इटली के साथ उन्होंने संधि कर ली थी कि हम तीनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके बाद फिर अमेरिका परेशान हुआ। इसके जवाब में अमेरिका ने जापान के ऊपर आयरन, स्टील और कॉपर का एम्बार्गो लगा दिया। माने अब ये सारी चीजें जो हैं अमेरिका से नहीं मिलेंगी जापान को। अमेरिका की ये उम्मीद थी कि जब ये एम्बार्गो लगाया जाएगा तो जापान इस बात से डिटर होगा, मतलब थोड़ा घबराएगा और अपना जो अटैक है उसको रोकेगा। बट जापान ने ऐसा नहीं किया, वो और आगे बढ़े और पूरे फ्रेंच इंडो चाइना को उन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर अमेरिका परेशान, तो उन्होंने कहा कि ये तो बात नहीं बन रही है। उन्होंने बोला हम फिर से एम्बार्गो लगाएंगे। इस बार यूएस का एम्बार्गो ज्यादा स्ट्रिक्ट था। उन्होंने जापान के जितने भी एसेट्स थे अमेरिका में, उन सबको फ्रीज कर दिया। इसका मतलब अब जापान को बिल्कुल भी ऑयल नहीं मिलेगा अमेरिका से। एक ऐसा देश जो 80% ऑयल जापान को दे रहा था, जब वो ये कह दे कि अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहां से बिल्कुल भी ऑयल नहीं मिलेगा, तो सोचिए जापान की उस समय क्या कंडीशन होगी। उसके लीडर्स पूरी तरह बौखला गए कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे आगे अगर हमको अमेरिका से ऑयल नहीं मिल रहा है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था यूरोप में भी, जब जर्मनी ये बात जानते थे कि वो इतना जो ऑयल उनके पास आ रहा है लड़ाई करने के लिए, वो सोवियत यूनियन से ही आ रहा है, और सोवियत यूनियन पे उन्होंने हमला कर दिया। अमेरिका के बाद यूके और उसके बाद नेदरलैंड्स ने भी इनके ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया।
और अब पूरी तरह जो है ऑलमोस्ट एक झटके में जापान की पूरी ऑयल सप्लाई कट। कोई ऑयल ही नहीं था उनके पास जो बाहर से आने वाला था। उनको इस डेस्परेट सिचुएशन से जल्दी निकलना था। इसीलिए जापान ने शांतिपूर्वक तरीके से बात करने की कोशिश की अमेरिका से, और बहुत सारे पीस टॉक्स हुए और वो एक दूसरे को समझा रहे थे कि तुम हमको ऑयल देना वापस शुरू करो। और अमेरिका ही डिमांड कर रहा था कि पहले तो तुम ये जो ट्राइपार्टाइट एक्ट है जिसमें तुम जर्मनी और इटली के साथ हाथ मिला चुके हो, उससे तुम बाहर निकलो, और ये जो तुमने एरियाज अभी ऑक्यूपाई कर लिए हैं पैसिफिक के एरिया में, उनको तुम छोड़ो। ऑब्वियसली उन एरियाज को छोड़ना जापान के लिए बिल्कुल भी नागवार था। वो मंजूर नहीं कर रहे थे इस बात को मानना, क्योंकि उनके लिए वो छोड़ना मतलब था कि ऑलमोस्ट हार मान लेना। ये दोनों साइड्स अपनी अपनी बात पे टिकी हुई थी, और यहीं पे पर्ल हार्बर की एंट्री होती है। जापान को ये बात पूरी तरह समझ में आ गई थी कि अगर अब और वो आगे बढ़े अपनी पॉलिसी के अंतर्गत, स्ट्राइक साउथ की जो पॉलिसी थी, अगर उन्होंने अब ब्रिटिश मलया, सिंगापुर, मलेशिया के ऊपर और फ्रेंच ईस्ट इंडीज के ऊपर हमला किया, तो अब पक्की बात है कि अमेरिका भी लड़ाई में उतर जाएगा। इस बात से जापानीज अब कन्विंस हो गए थे। बट उनका ये भी था कि हमको आगे बढ़ना तो है, हमको अपना एम्पायर तो बढ़ाना है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये जो जापान को रोकने के लिए, जो जापान जो एक्सपेंशन कर रहा है इस रीजन में, इसके ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका अपनी पैसिफिक फ्लीट यूज करेगा। उनके जितने भी जहाज हैं पैसिफिक फ्लीट के अंदर, उनको भेजेगा जापान को रोकने के लिए। तो क्यों ना उनकी पैसिफिक फ्लीट पे अटैक किया जाए, ताकि वो हमको रोक ना पाए इस रीजन में। ये मंशा थी जापान की। तो अब बात ये आती है कि उन्होंने पर्ल हार्बर को ही क्यों चुना। उसका रीजन ये है कि अगर आप मैप में देखें तो एक तरफ जापान है, दूसरी तरफ बहुत दूर अमेरिका है, बीच में बड़ा सा प्रशांत महासागर है। बट वहीं बीच में एक छोटी सी जगह है, एक आइलैंड है, उसका नाम है हवाई, और वो एक्चुअली अमेरिका के अंडर है। तो हवाई में एक हार्बर है, पर्ल हार्बर। वहीं पे जितनी भी अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट थी, जितने भी जहाज थे, वो वहीं पे उनका बेस था। जापान के नेवी के एक एडमिरल थे इशिरोकु यामामोतो। उनका ये आइडिया था कि अगर हम हवाई में पर्ल हार्बर के जहाँ पे जो पूरी पैसिफिक फ्लीट है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें अगर, तो ये तेजी से अटैक नहीं कर पाएंगे हमारे ऊपर, और हमारा जो मिशन है ये साउथ के एरिया को कैप्चर करने का, वो पूरा हो जाएगा। और एक बार हमने वो एरिया पूरा कैप्चर कर लिया, उसके बाद यूएस जो है जल्दी से पीस पे मानने के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब शांति की बात करेगा। दूसरी बात, यामामोतो ये बात भी अच्छे से जानते थे कि अमेरिका एक बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली देश है, वो एक इंडस्ट्रियल पावर है, और उनकी इंडस्ट्री के साथ जापान मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको एक लंबे लड़ाई में नहीं पड़ना है, एक छोटा सा, एक बहुत डिवेस्टेटिंग और बहुत फास्ट एक अटैक करेंगे, और वो सक्सेसफुल अगर हो गया तो जापान के लोगों का ये मानना था कि अमेरिकन लोगों का वैसा लिवर नहीं है कि वो लड़ाई कर पाए, मतलब वो लड़ाई के लिए हाँ नहीं करेंगे। वैसे भी वहां की जनता बोल रही है कि लड़ाई नहीं करनी है, हमको न्यूट्रल रहना है। तो जब हम उन पर हमला कर देंगे हवाई के ऊपर, जो कि अमेरिका से बहुत दूर है, और वहां हमने हमला कर दिया, वहां जीत गए, तो वहां की जो जनता है वो मान लेगी कि चलो ठीक है, अब पीस कर लेते हैं, हमको इस सब लड़ाई में नहीं पड़ना है। ये सोच थी जापान की, और इसीलिए उन्होंने पर्ल हार्बर को ही चुना अपने फुल ब्लोन अटैक को लॉन्च करने के लिए, और अमेरिका को लड़ाई में पहले ही हराने के लिए। जो जापान ने अज्यूम किया था कि इस एक अटैक की वजह से पूरी तरह अमेरिका एक झटके में लड़ाई से बाहर हो जाएगा, वैसा हुआ नहीं। एग्जैक्टली क्या हुआ इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। पर्ल हार्बर की पूरी कहानी जो है ये पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रखती है। इसीलिए इसके बारे में मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये हम एकदम डिटेल में समझें। पर्ल हार्बर को अच्छे से समझने के लिए मैंने खुद एक बुक पढ़ी है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इस बुक का नाम है पर्ल हार्बर फ्रॉम इन्फेमी टू ग्रेटनेस। इसमें आपको पूरे डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे ये ऑपरेशन प्लान किया गया था, और यामामोतो ने पर्ल हार्बर को कितना स्ट्रेटेजिकली चुना कि हम इसी बेस पे अटैक करेंगे। और वो सारी डिटेल्स आपको इस बुक में मिलेंगी। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस सीरीज का जो अगला एपिसोड है उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।